हेलो दोस्तों, बात है 10 अप्रैल 1912 की। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरियस जहाज अपने पहले सफर पर निकलता है। ये जहाज साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा है और इस जहाज के अंदर बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, एक्टर्स और इमिग्रेंट्स मौजूद है जो कि अपनी बेहतर जिंदगी के लिए अमेरिका जा रहे हैं। इस जहाज की कमांड संभाले हुए हैं 62 साल के सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ। पैसेंजर्स में, पब्लिक में और मीडिया में बहुत एक्साइटमेंट है इस टाइटैनिक जहाज को लेकर। ना कि ये दुनिया की सबसे बड़ी शिप है, 269 मीटर और 53 मीटर ऊंची है, बल्कि इसमें जो लग्जरी इस्तेमाल की गई है वो एकदम शानदार है। उस जमाने में इस शिप को बनाने की कॉस्ट पड़ी थी $7.5 मिलियन, जो कि अब इन्फ्लेशन में लेकर चले तो आज के हिसाब से $400 मिलियन। शिप के अंदर की फैसिलिटीज और डेकोरेशन किसी 5 स्टार होटल को भी पीछे छोड़ देंगी। स्टेंड ग्लास की खिड़कियां, ऑर्निट वुड पैनलिंग, 2 ग्रांड स्टेयरकेसेस, एक हीटेड स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ और इलेक्ट्रिक बाथ भी इस शिप में मौजूद है। एक जिम, एक स्क्वाश कोर्ट, 4 रेस्टोरेंट्स, 2 लाइब्रेरी और बार्बर शॉप भी मौजूद है इसके। इस जहाज को अनसिंकेबल माना जाता था। इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट इतनी कॉन्फिडेंस थे इस शिप को लेकर कि ये पब्लिक में आकर उन्होंने कहा था कि ये शिप अनसिंकेबल है, दिस शिप इज अनसिंकेबल। लेकिन अपने पहले सफर पर रवाना होने के सिर्फ 2 ही दिन बाद 12 अप्रैल 1912 को आरएमएस टाइटैनिक को अपनी पहली आइस वार्निंग मिलने लग जाती है, जो खतरा है इस जहाज के लिए। ये वार्निंग्स कोई अनयूजुअल चीज नहीं है। समुद्र से गुजरने वाले जहाज अक्सर अपने आसपास के जहाज से रेडियो के थ्रू कम्युनिकेट करते रहते हैं और बताते रहते हैं समुद्र के इस एरिया में बर्फ मौजूद है, ध्यान से आगे बढ़ना। इन वार्निंग को सुनने के बाद टाइटैनिक अपने रास्ते को 2 बार बदलती, डेंजर को अवॉइड करने के लिए, लेकिन अपनी स्पीड को कम नहीं करती। 20.5 नॉट्स, जो कि 40 किलोमीटर प्रति आवर होता है, इतनी ही तेजी से ये जहाज आगे बढ़ता रहता है अपने लक्ष्य की ओर। 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 को 7 और आइस वार्निंग दी जाती, लेकिन कैप्टन स्मिथ और उनके क्रू वार्निंग्स को इग्नोर कर देते हैं। टाइटैनिक की रफ्तार कम नहीं करती। धीरे धीरे सूरज ढल जाता है, रात हो जाती है, तापमान नीचे गिर जाता है। इस 14 अप्रैल की रात के बारे में खास बात यह है कि इस रात चांद नहीं निकला था, विजिबिलिटी बहुत कम थी इस रात की। जहाज के ऊपर क्रोज नेस्ट होता है, जो छोटा सा प्लेटफॉर्म जो एक हाइट पे होता है, जिसपे कोई भी आदमी बैठकर आगे देख सकता है कि आगे कौन सा आइसबर्ग है या फिर आइसबर्ग नहीं है। तो वो इसी हिसाब से एक ऊपर घंटी रहती है, उस घंटी को बजाकर सिग्नल देता है। उसके बाद क्रू मेंबर जहाँ से उससे बात करते हैं तब वो कोई सिग्नल दे पाता है, या फिर अगर कोई आइसबर्ग सामने से आता है तब वो कोई सिग्नल दे पाता है। तो बंदा यहाँ पर बैठता है, उसे बड़ी ठंड का सामना करना पड़ता है। तेज रफ्तार से हवाएं चल रही थी, रात का समय था और ठंडी हवा की वजह से आंखों से आंसू भी निकलने लगते हैं, इससे आगे देखना और भी मुश्किल हो जाता है। रात का समय 11:39 पे फेडरिक फ्लीट नामक एक व्यक्ति इस क्रूज से बैठा हुआ, जो कि अचानक से देखता है कि सामने एक बड़ा सा आइसबर्ग है। जल्दी से 3 बार घंटी को बजाता है ताकि नीचे बैठे हुए लोग सुन सके। फोन उठाकर कॉल करता है ऑफिसर्स को, सामने हमारा आइसबर्ग है, जल्दी से जहाज को मोड़ो। फर्स्ट ऑफिसर विलियम इस इंफॉर्मेशन को सुनते हैं और दौड़कर इंजन रूम में जाकर इस मैसेज को पहुंचाते हैं कि जहाज को लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ दो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत लेट हो चुका है। सिर्फ 1 मिनट बाद 11:40 जहाज एक बर्फ के पहाड़ से टकरा जाती है। इसका वजन माना जाता है कि 1.5 मिलियन टन था। एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा ये आइसबर्ग का पहाड़ था। कोलिजन के कुछ ही समय के बाद शिप कैप्टन एडवर्ड और आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रयू तुरंत पहुंचे ये देखने के लिए कि शिप को कितना डैमेज हुआ है, इस जहाज को कितनी चोट पहुंची है इस टकराव की वजह से। देखा तो उन्होंने रियलाइज किया कि ये जहाज तो डूब जाएगा। वो कंप्लीटली शॉक हो गए इस चीज़ को देखकर। इन्हें लगता था ये जहाज तो अनसिंकेबल है, कभी डूब ही नहीं सकता। वीडियो के शुरू में मैंने बताया था इस जहाज को अनसिंकेबल माना था क्योंकि इसके अंदर सेफ्टी फीचर्स बहुत थे। टकराव के 20 मिनट के बाद 12 बजे कैप्टन स्मिथ ऑर्डर करते हैं अपने क्रू को कि एक डिस्ट्रेस कॉल भेजो, जो आसपास मौजूद जहाज होंगे शायद से हमारे सिग्नल को डिटेक्ट कर ले और हमें बचाने आ जाए। सीनियर रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स हमारी कहानी के हीरो निकलते हैं। लगातार एक के बाद एक वो डिस्ट्रेस सिग्नल भेजते रहते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, और भेजते हैं और भेजते हैं। कोई तो जहाज होगा आसपास जो सुन ले हमारे सिग्नल्स को। 20 मिनट के बाद 12:20 AM आरएमएस कार्पेथिया, जो टाइटैनिक के पास मौजूद था, लेकिन वो अभी भी 107 किलोमीटर की दूरी पे था। वो अपनी तेज़ रफ्तार से भी आता, अपनी टॉप स्पीड से भी आता टाइटैनिक के पास, तो 3.5 घंटे का समय लग जाता। बाकी क्रू मेंबर फ्लेयर्स जलाते हैं
ताकि कोई आसपास अगर कोई शिप हो तो देखकर आ जाए बचाने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कारपेथिया जहाज के अलावा किसी और जहाज से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसी बीच कैप्टन एडवर्ड ऑर्डर दे देते हैं पैसेंजर्स को एवैक्यूएट किया जाए लाइफ बोट्स में। प्रोटोकॉल के अनुसार औरतों और बच्चों को पहली प्रायोरिटी मिलेगी लाइफ बोट में जाने की। ज्यादातर पैसेंजर मानते थे टाइटैनिक एक अनसिंकेबल जहाज है, इसी वजह से पहली लाइफ बोट जो होती है जिसकी क्षमता थी 65 लोगों को बैठाने की, उसमें सिर्फ 88 लोग गए। आधी लाइफ बोट खाली नीचे उतरी। लेकिन टाइम के साथ साथ धीरे धीरे जहाज के कंपार्टमेंट्स भरते गए, एक के बाद एक कंपार्टमेंट। जहाज अब टिल्ट होने लगा। धीरे धीरे लोगों को रियलाइज हुआ एक्चुअली में ये जहाज डूब सकता है। जब पैसेंजर्स को ये रियलाइजेशन हुई तो जबरदस्त कियोस मच गया जहाज के अंदर और पैनिक में लोग इधर उधर भीड़ में भागने लगे। रात के 1 बजे जहाज के कंपार्टमेंट्स में इतना पानी भर गया था, जहाज का बोझ जो होता आगे वाला हिस्सा वो पानी में डूबने लगा, जिसकी वजह से जहाज का पीछे वाला हिस्सा पानी के ऊपर उठ गया। जब जहाज का टिल्ट इतना ज्यादा हुआ तो पूरी तरह से हड़बड़ी मच गई। लोग एक दूसरे के साथ लड़ने लगे लाइफ बोट में बैठने के लिए। प्रॉब्लम ये थी कि लाइफ बोट सिर्फ जहाज में 20 ही थी और टोटल लाइफ बोट की कैपेसिटी लोगों को बैठाने की 1200 थी। रात के 2:05 पे आखिरी लाइफ बोट टाइटैनिक से पानी में उतारी गई, लेकिन जहाज में अभी भी 1500 लोग हैं।